हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे जैविक खाद और उर्वरक। अब हम पढ़ेंगे उर्वरक, जैव उर्वरक। एकीकृत पोषण पद्धति में रासायनिक उर्वरकों और जीवांश खाद का प्रयोग ऐसे संतुलित अनुपात में किया जाता है जिससे कृषि उपज में वृद्धि के साथ साथ भूमि और पर्यावरण पर रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते प्रतिकूल या हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैविक खेती में भी जैव उर्वरक हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न्यूनतम अथवा वर्जित होता है। ये है जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। ये बिल्कुल वर्जित हैं, रासायनिक खाद तो इसमें। और ऐसी परिस्थिति में फसल में उर्वरक का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैविक उर्वरकों के प्रयोग से हम प्राकृतिक संसाधनों से उचित जीवाणुओं के माध्यम से पौधों के लिए पोषक तत्वों को सुलभता से उपलब्ध करा सकते हैं। जैव उर्वरक वास्तव में प्राकृतिक उर्वरक ही हैं, जिनमें एक या अधिक जीवाणुओं की मिश्रित संरचना को मिलाया जाता है या समावेशित किया जाता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में क्षमता रखते हैं एवं अघुलनशील जो फास्फोरस होता है पृथ्वी में, उस जमीन में उसको घुलनशील बना देते हैं, जो पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। ये जैव उर्वरक वृद्धि कारक हार्मोन की पूर्ति करने के लिए भी सहायक हैं या सक्षम हैं। बाहर से हमें ये वृद्धि हार्मोन भी नहीं डालने पड़ेंगे अगर हमने जैव उर्वरक डाला है तो पहला जैव उर्वरक है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक यानी राइजोबियम। कौन सा है पहला? राइजोबियम। ये जीवाणु राइजोबिएसी कुल में आता है। कौन से कुल में आता है? राइजोबिएसी कुल में। जो दलहन, दाल वाले पौधे, दलहनी पौधों की जड़ों पर पाई जाने वाली ग्रंथियों में रहता है, जिसमें मटर की वो भी आ जाएगी, मटर का पौधा भी आ जाएगा। ये जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन का अवशोषण कर लेते हैं और उसका स्थिरीकरण करते हैं, क्योंकि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, तो ज़्यादा मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन की। तो उसको अवशोषित कर लेते हैं ये और उसका स्थिरीकरण करते हैं, और अंततः फिर पौधों को ये नाइट्रोजन उपलब्ध कराते हैं। ये बैक्टीरिया 50 से 100 किलोग्राम वायुमंडलीय नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक स्थिरीकरण करने में सक्षम है। ऐसे बैक्टीरिया 50 से 100 किलोग्राम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को 1 हेक्टेयर तक स्थिरीकृत कर देंगे। ये जैव उर्वरक मृदा में अम्लीयता व क्षारीयता के प्रभाव को कम करते हैं, यानी मृदा में दोनों प्रभावों को कम करते हैं। तो हमारी जो फसल है वो कम अम्लीय और कम क्षारीय माध्यम में अधिक उत्पन्न होती है। ज़्यादा अम्लीय और ज़्यादा क्षारीय में फसल उत्पादन नहीं होता है। ये जैव उर्वरक मृदा में अम्लीयता व क्षारीयता के प्रभाव को कम करते हैं, जिससे मृदा में पादप वृद्धि अच्छी होती है। इनके उपयोग से रबी, खरीफ, जायद और दलहनी फसलों का उत्पादन होता है। अब है विभिन्न दलहनी फसलों के लिए भिन्न भिन्न राइजोबियम की जो राइजोबियम कल्चर है वो काम में लिया जाता है, जिसकी वैरायटी या नाम जिसके इस प्रकार हैं। मेथी के लिए है वो तो है राइजोबियम मेलेलिटी मेथी रिज का, और सेंजी के लिए राइजोबियम ट्राइफोलाई है बरसीम घास के लिए जो पशुओं को खिलाया जाता है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम मटर और मैसूर दाल के लिए
मटर की फसल के लिए। राइजोबियम फेसियोली सेम के लिए, राइजोबियम जेपेनिकम सोयाबीन के लिए, राइजोबियम ल्यूपिनी लुपिन वर्ग के लिए है, वो लुपिन घास के लिए। राइजोबियम स्पीसीज मूंगफली, मूंग, उड़द, चना, मोठ, अरहर, इनके लिए भी काम में आती है। अब नंबर 2 है एजेटोबैक्टर। जो जीवाणु हैं वो क्या काम आते हैं? ये जीवाणु एजिटोबैक्टीरियेसी कुल के हैं और स्वतंत्र रूप से मृदा में रहते हैं। ये मृदा में रहते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन ग्रहण करके उसका क्या करते हैं? ये स्थिरीकरण करते हैं उसी की तरह। इस जैव उर्वरक का प्रयोग गेहूं, मक्का, जौ, सब्जियां आदि में किया जाता है, यानी अनाज और सब्जियों में। एजेटोबैक्टर के प्रयोग से 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की बचत की जा सकती है। ये वृद्धि को बढ़ाने वाले पदार्थ पैदा करते हैं, जिससे बीजों का अंकुरण में वृद्धि हो जाती है और पौधों की जड़ों का विकास होता है। अंकुरित होता है ना बीज, उस समय पौधे की जड़ और अंकुरण जो हो रहा है बीज का, उसकी वृद्धि करने में सहायक है। एजेटोबैक्टर के प्रयोग से अनाज वाली फसलें जैसे ज्वार, मक्का, सरसों और कपास की उपज में वृद्धि के साथ साथ ये पौधों की संख्या में भी वृद्धि करते हैं। पौधों की संख्या में भी क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ये जैव उर्वरक पॉलीसैकेराइड उत्पन्न करते हैं। पॉलीसैकेराइड होता है शर्करा, जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वो ज़्यादा हों संख्या में, जिससे मृदा संरचना में सुधार होता है। इसके प्रयोग से मृदा में सुधार होगा, अपना एजेटोबैक्टर है उसकी प्रयोग से। फिर है एजोस्पिरिलम। ये जीवाणु स्पिलिरियेसी कुल में पाया जाता है और राई, बाजरा, ज्वार आदि की जड़ों के साथ रहता है और वृद्धि नियामक पदार्थ उत्सर्जित करता है। ये पर्णहरित की मात्रा को भी बढ़ाता है पत्तियों में, जिससे पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। तो भोजन ज़्यादा बनेगा तो पौधा क्या होगा? अच्छा डेवलप होगा और गहरा हरा रंग हो जाता है पौधे का। ये पौधों की जड़ों में माइकोराइजल इन्फेक्शन को भी बढ़ाता है। माइकोराइजल इन्फेक्शन। अब है ये जीवाणु भी मृदा में कैसे रहता है? स्वतंत्र रहता है और स्वतंत्र रहकर वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके वो नाइट्रोजन पौधों को उपलब्ध कराता है। इस जैव उर्वरक का प्रयोग धान, ज्वार, गन्ना, बाजरा, सब्जियों आदि में किया जाता है। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन 15 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर को स्थिरीकृत कर देते हैं। इनमें IAA, इंडोल एसिटिक एसिड तथा GA3 वृद्धि नियामक पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। इससे अनाज वाली फसलों में 15 से 30% उपज बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 15 से 30%। और नकदी फसलों की 10 से 20% उपज में बढ़ोतरी होती है। नकदी फसल वो है जो तुरंत निकालते ही बिक जाती हैं और हमें पैसे प्राप्त हो जाते हैं। अब है नाइट्रोजन जैव उर्वरकों की उपयोगिता या उपयोग की विधि क्या है? ये नाइट्रोजन जैव उर्वरक जो हमने 3 पढ़े हैं, इनको प्रयोग में कैसे लेंगे? नील हरित, शैवाल और एजोला के अलावा सभी जैव उर्वरकों को प्रयोग में लेने का तरीका है या तो हम बीजों का उपचार करें। इस खाद से हम बीजों का उपचार कर ले, बीजों को उसमें डबोएं बोने से पहले। इस विधि में 1.5 से लेकर के 2.5 या 2.5 लीटर पानी को गर्म करेंगे, फिर उसमें गुड़ मिलाएंगे और गुड़ का घोल जब तैयार हो जाएगा
तो उस घोल को हम ठंडा होने देंगे। फिर उसमें 650 ग्राम यानी 3 पैकेट 200-200 ग्राम के ये कल्चर मिला देंगे अपन। 1 हेक्टेयर के लिए उपयोग में लाए जाने वाले बीजों को हम या तो फर्श पे, 1 हेक्टेयर में जितने बीज हमको बोने हैं उनको या तो फर्श पे या पॉलीथीन की शीट या प्लास्टिक पे फैला लेते हैं। फिर इन बीजों के ऊपर ये अपना कल्चर है जो गुड़ में बना हुआ है, और 200-200 ग्राम के 3 पैकेट डाले हैं तो 2.5 लीटर में घोल लिया इसको। अब इस कल्चर घोल को हम इन बीजों पे छिड़क करके भली भांति बीजों में मिला देंगे, जिससे बीजों पर जैव उर्वरक या कल्चर के घोल की परत चढ़ जाएगी। और साधारणतया 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर है वो 10 से 15 किलो दालों के बीजों को उपचारित करने के लिए पर्याप्त है। मतलब जो हमें बीज बो रहे हैं उसमें 10 से 15 किलो में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर हमने 3 मिलाए हैं ये इसके पैकेट, तो अपना 600 ग्राम हो गया। तो यहाँ अपना अगर 15 ले रहे हैं तो 15 30 15 तो 45 किलोग्राम में मिला सकते हैं इसको हम। फिर इन उपचारित बीजों को क्या करेंगे, उपचारित बीजों को हम छाया में सुखाकर बुआई करेंगे, बीजों को बो देंगे। जैव उर्वरकों से बीज उपचार हेतु विभिन्न फसलों के लिए पानी की मात्रा अलग अलग है। मूंग, उड़द और चावल के लिए तो पानी तो 1 लीटर और गुड़ होगा 250 ग्राम। अरहर में 1.5 लीटर पानी और 300 ग्राम गुड़ और ज़्यादा। चना और मूंगफली में और ज़्यादा पानी और ज़्यादा गुड़, 2.5 लीटर तो पानी और 3 किलोग्राम गुड़ से इनको बीजों को उपचारित करेंगे। और जैव उर्वरक प्रयोग की ये सबसे प्रभावी विधि है। कौन सी? ये जो अभी अपन ने पढ़ी है ना कि बीजों का उपचार कर ले, हम बीज ही उपचारित करके बो दें। दूसरा है मृदा उपचार। इस विधि में 2 से 3 किलोग्राम कल्चर की मात्रा को 50 किलोग्राम छनी हुई गोबर की खाद में मिलाकर बुआई से पूर्व खेत में छिड़क सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? खेत में छिड़क सकते हैं। फिर है पौध का उपचार कर लें। इस विधि द्वारा उन फसलों को उपचारित कर सकते हैं जिनकी पौध तैयार करके रोपण किया जाता है। 1 बाल्टी में हम 10 लीटर पानी लेकर उसमें 4-5 पैकेट कल्चर के डाल देंगे। इस घोल में पौधे की जड़ों को, जो अपनी पौध है ना, उस पौध को डुबोएंगे। पौध में भी जड़ डूबनी चाहिए। 10 से 15 मिनट तक डुबोकर रुपाई करेंगे। फिर घोल की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। फिर है कंद उपचार। कंद किसका लगाते हैं हम? आलू का लगाते हैं। आलू तना है तो कंद लगाते हैं, लहसुन लगाते हैं और गन्ना लगाते हैं। तो 1 किलोग्राम कल्चर को 40 से 50 लीटर पानी में घोलेंगे और इस घोल में आलू, लहसुन, गन्ना आदि के जो टुकड़े या पेली हैं उनको हम 10 मिनट तक डुबो के रखेंगे। फिर इस कंद को हमें रोपण कर देंगे या लगा देंगे। बाकी का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी अगला अभी बनाऊंगी मैं और डाल दूंगी। आज मेरे से डाला नहीं गया।